बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 में जो एक टॉपिक रहता है और लास्ट पार्ट में ऑटो ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर्स बेसिकली दे यूज अ सिंगल कॉइल विद वन और मोर टेप्स टू प्रोवाइड ट्रांसफार्मर एक्शन। ठीक है, in those applications where continuous non-interruptible adjustment of voltage is required, ठीक है, स्लाइड वायर ऑटो ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड। ठीक है, हम इस फिगर में देख सकते हैं, ये डायग्राम में फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, ये डायग्राम है फॉर एग्जांपल, ये देख लें आप, हमारे पास फेरोमैग्नेटिक कोर है। ठीक है, और हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स, प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स जो भी हैं वो एक ही लेग पे उनकी वाइंडिंग्स बनाई जाती हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। अब आप ये देख लें कि एक एंड उनका प्राइमरी बनाएगा सप्लाई के साथ, ये पूरा का पूरा ये, और दूसरा एंड जिससे वो टैप कनेक्शन बनाते हैं, ये B1 और B2 जहां पे लिखे हुए ये आप देख लें, B1 और B2 ये जो टैप्स बना रहे हैं यहाँ पे, दे आर लोड कनेक्टेड, दे आर सेकेंडरी। ये सेकेंडरी हो गया आपका, ठीक हो गया, और ये सारा का सारा क्या हो गया, प्राइमरी। तो प्राइमरी टर्न ज्यादा हो गए बनस्पत सेकेंडरी के, तो स्टेप डाउन मोड के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, एक बात तो ये, और एक ही साइड पे माउंट होती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाई पावर एप्लीकेशंस के अंदर ये इस्तेमाल नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात कि जहां पे नॉन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई चाहिए, यानी बार बार ऊपर नीचे पावर्स को ना होना पड़े, एक वोल्टेज पे एक पॉइंट पे एडजस्ट होकर आउटपुट देने लग जाए और बस वही चाहिए हमें, तो वहां उन एप्लीकेशंस के अंदर हम ऑटो ट्रांसफार्मर्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, और यहाँ पर कार्बन की एक ब्रशेस की टैप होती है, उसको ऊपर करनी नीचे यहाँ पर लेके जाएंगे तो सेकेंडरी को नंबर ऑफ टर्न ज्यादा मिल जाएगी, और करेंगे तो कम और ज्यादा मिलेगी, यहाँ पर लेके जाएंगे तो और ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर एक कंट्रोल होता है टैप का, तो टैप चेंजर होता है, जिसका आप नाम सुना होगा, टैप चेंजर का ओवरलोड टैप चेंजर होता है, अंडरलोड टैप चेंजर होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर ये दो नाम आप पावर के अंदर सुनते रहेंगे, अंडरलोड एंड ओवरलोड टैप चेंजर। तो यहां पर भी आप समझिए कि कार्बन ब्रश का टैप चेंजर है, जैसे जो रिक्वायर्ड होती है, तो जैसे स्विच यहां से कंट्रोल होगा तो यहां पे चला जाएगा, यहां से कंट्रोल होगा तो यहां पे चला जाएगा। इसी तरह प्राइमरी जो है हम कर सकते हैं कनेक्टेड, और से तो ये शिफ्ट भी हो सकती है, जरूरी नहीं है, पर मिसाल के तौर पे प्राइमरी कम हो सकती है, सेकेंडरी ज्यादा हो सकती है, तो फिर वो उससे दूसरा निजाम बनेगा। ये देखें यहाँ पे इन्होंने कंट्रोल का, ये ब्रशेस का, कार्बन ब्रशेस का पूरा एक कनेक्शन बताया हुआ है। लेकिन हम आज के सेंस में ये खुद से कनेक्शन बनाने वाला मैनुअल कंट्रोल नहीं होगा, बल्कि ये ऑटोमेटेड कंट्रोल होगा, इंटेलिजेंट कंट्रोल होगा। ठीक है जी, और फॉल्ट या डिस्टर्बेंसेस आए तो उसमें रोबस्ट कंट्रोल होगा, ये हम डिस्कस करते हैं। और ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। ठीक है जी, एक ही लेग पे 2 वाइंडिंग्स हैं, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी, एक ही लेग पे 2 वाइंडिंग्स हैं, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। ठीक है, अब इसके जरा मजीद वो दोबारा आते हैं उस टॉपिक की तरफ। वोल्टेज एडजस्टमेंट इज अकॉम्प्लिश्ड बाय मींस ऑफ कार्बन ब्रश दैट स्लाइड्स अलोंग द सैंडेड स्ट्रिप फॉर द फुल लेंथ ऑफ द कॉइल, ये आपने देख लिया है। ड्यू टू देयर सिंगल कॉइल कंस्ट्रक्शन, एक ही कॉइल इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी के लिए भी, वही कॉइल इस्तेमाल करते हैं सेकेंडरी के लिए, और टैप्स के कनेक्शन बनाकर एक को प्राइमरी बना देती हैं, दूसरे को सेकेंडरी। ऑटो ट्रांसफार्मर्स हैव लेस लीकेज फ्लक्स, ये लीकेज फ्लक्स इसलिए इसके अंदर कम होता है कि हम दूसरी तरफ फुल कॉइल, कोर फुल तब तो इस्तेमाल हो, यहाँ भी फुल कोर तब इस्तेमाल हो हमारे पास, कहते हैं इसके अंदर के, जब हमारे पास जो है वो दोनों एंड्स पे वाइंडिंग्स हो, जिस तरह हम सिंगल में पढ़ चुके हैं, सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में या 3 फेस ट्रांसफार्मर में। तो यहां पर है कि कैन स्लाइड हैव लेस लीकेज फ्लक्स एंड लेस कॉपर, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि यहां पे जो लीकेज फ्लक्स होगा इस एरिया के अंदर, फॉर एग्जांपल ये सेकेंडरी है और ये क्या है, पूरा एरिया ये इसका प्राइमरी का है, और एक ही कॉइल इस्तेमाल हो रही है और वो ही वाइंडिंग्स एक साइड पर है। ठीक है जी, इस साइड पे कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा क्या होगा, लीकेज फ्लक्स इधर का ही इन्वॉल्व होगा, इधर का तो है ही नहीं है, तो क्या होगा, लीकेज फ्लक्स कम हो जाएगा। ठीक है जी, कॉपर लॉसेज
आई स्क्वायर आर लॉसेज, वो सिर्फ एक ही वाइंडिंग दोनों काम कर रही है तो आई स्क्वायर आर लॉसेज भी कम होंगे। ठीक है, एक ये बात बतानी थी। और क्या है, वेजलेस, कम इसका वजन होता है बनिस्बत दूसरे के, क्योंकि वो तो फुल कोर दोनों साइड्स पे इन्वॉल्व होती है। टेक लेस स्पेस, जगह कम घेरता है। एंड मोर एफिशिएंट, लॉसेस कम होते हैं। एंड कॉस्ट लेस, कि कॉस्ट इंक्रीज होती है जब आपके पास दोनों साइड्स पे वाइंडिंग्स इधर भी होंगी और इधर अलग होंगी। ठीक है, तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन के अंदर भी चेंज आएगी, याद रखिएगा इस बात को। इस वजह से स्पेस भी जरा बड़ी घेरेगा और महंगा भी होगा, ये कम महंगा होता है। देन टू वाइंडिंग काउंटर पार्ट्स, ठीक है जी, और वो अलग अलग जो है वो टू वाइंडिंग हो, ये ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है जी ना, और ये क्या हो गया, पूरा का पूरा हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, और अगर यहां पर वाइंडिंग हो तो इसको ऑथर ने कहा है, सॉरी जो चीजें पीछे से थोड़ी मिस्टेक होगी, इस चीज को ऑथर ने जहां पे ये वाइंडिंग्स होगी ना, एक वाइंडिंग प्राइमरी के लिए अलग और एक वाइंडिंग सेकेंडरी के अलग, तो ये हो गई टू वाइंडिंग। ठीक है, जो हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पढ़ चुके हैं वो क्या हो गया, टू वाइंडिंग। ठीक है, ये क्या हो गया, सिंगल वाइंडिंग, जो प्राइमरी के लिए भी बन रही है और सेकेंडरी के लिए भी बन रही है, तो इसे कहेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर एक्शन। ठीक हो गया। Their major disadvantage is a lack of electric isolation between primary and secondary। मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होगी, मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में शॉर्ट सर्किटिंग कर सकती है जब हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल करेगा। तो आपस में प्राइमरी और सेकेंडरी की सेपरेशन नहीं है, आइसोलेशन नहीं है, अलग अलग नहीं है। उसका क्या वजह होगी, The auto transformer should only be used in applications where lack of electrical isolation between the high voltage side and a low voltage side does not present a safety hazard। जहां पे ये शॉर्ट सर्किटिंग का और हाई पावर एप्लीकेशंस का एप्लीकेशंस रन हो, वहां पर हम ऑटो ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जहां पर जो है एप्लीकेशंस वो हो जहां पे इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन का प्रॉब्लम ज्यादा ना हो, वहां पे इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, another factor that must be considered when specifying auto transformers for large power applications is its equivalent impedance। ठीक है जी, equivalent impedance। Although the lower equivalent impedance of an auto transformer causes less of voltage drop than does it to the two winding transformer, the lower impedance permits a higher short circuiting current थ्रू अ मेजर फॉल्ट अकर। ये बड़ी अजीब बात है, इसको जरा सुनने की है। वो ये है कि चूंकि ये एक ही वाइंडिंग इस्तेमाल कर रहा है, तो जो इनपुट इंपीडेंस होगी, अब उसी वाइंडिंग को प्राइमरी भी कर रहा है और सेकेंडरी भी बना रहा है ऑटो ट्रांसफार्मर्स के केस के अंदर, तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट इंपीडेंस बनती है, दूसरी साइड की तो इंपीडेंस है ही नहीं है, एक ही साइड की इंपीडेंस है। ठीक है जी, एक ही साइड की इंपीडेंस है, दूसरी साइड की तो है ही नहीं है, तो वो जो इंपीडेंस बनेगी वो स्मॉल होगी। लेकिन जब इसका नुकसान क्या होता है स्मॉल इनपुट इंपीडेंस का, अगर कंट्रोल ना हो, वो ये है कि इनपुट इंपीडेंस कम हुई तो रश करंट और शॉर्ट सर्किट करंट और फॉल्ट या डिस्टर्बेंस में जो करंट जनरेट होगा वो बहुत ज्यादा होगा, वो बहुत ज्यादा होगा और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, ज्यादा फॉल्ट बना सकता है। लेकिन वो जो लेस इंपीडेंस है उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, लेस होगा। ये इसका एडवांटेज भी है, इसका एडवांटेज भी है। ये मेजर पॉइंट्स से ऑटो ट्रांसफार्मर्स के बारे में, ये आप लोग शायद लैब में भी इसका वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। आगे हम इसको देखेंगे, ये दोबारा देख लेते हैं। देखें, यही एक कोर है, इसी पे एक सिंगल वाइंडिंग है। टू वाइंडिंग तब होगी जब इधर भी वाइंडिंग्स हो और इधर भी वाइंडिंग्स हो, तो ये क्या बन जाएगा, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो अभी ये क्या है, सिंगल वाइंडिंग या सिंगल कॉइल, आप कह सकते हैं, कॉइल तो एक ही है ना जो वाउंड हुई है, सिंगल कॉइल ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक हो गया, एक ही साइड पे प्राइमरी, ये अगर यहां से और यहां से कनेक्टेड हो गया तो प्राइमरी, और ये हो गया तो सेकेंडरी। ठीक है, ये देख लें आप, नंबर ऑफ टर्न्स इन द हाई साइड, ये पूरा का पूरा प्राइमरी बन गया। ये देख लें आप सोर्स के साथ ये, और ये यहां से लेकर थोड़ी सी टर्न्स ली तो टैप के साथ सेकेंडरी लोड बन गया। ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, एक हाई साइड हो गया, लो साइड हो गया, बाकी टर्न रेशियो वगैरह कॉन्सेप्ट सारा वही है, हाई साइड और लो साइड। यहां पर एक रिलेशनशिप है, उसको डिराइव करते हैं, मतलब कंसिडर करते हैं, वही हमारे पास है वो कोर्स के अंदर। बस ये ऑटो ट्रांसफार्मर आपका थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स के साथ इंक्लूडेड था, तो ये इसका हिस्सा है। रिलेशनशिप बिटवीन टर्न रेशियो ए एंड पावर रेटिंग एस ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, यानी कि सिंगल फेज जो ट्रांसफार्मर पढ़ा चुका हूं, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर व्हेन रिकनेक्टेड एज ऑटो ट्रांसफार्मर्स। ठीक है जी, जब ये ऑटो ट्रांसफार्मर बनता है तो क्या चेंज आती है, और टू वाइंडिंग रहता है तो क्या चेंज आती है। ये डायग्राम है आपके पास, ये क्या है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ये देख रहे हैं आप, प्राइमरी अलग कॉइल, सेकेंडरी
अलग कॉइल, तो ये क्या होगा, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अब इस 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को अगर हम एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्ट करें तो पावर रेटिंग के अंदर क्या चेंज आएगी, ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है रिकनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर, ये देख लें एक ही कॉइल है, एक ही कॉइल है, ये कनेक्ट हो गया प्राइमरी के साथ टर्न्स, वही कॉइल आगे जाके बना रही है किसके साथ, लोड साइड, और लोड साइड फेस से कनेक्ट हो रहा है। तो देखा जाए तो लोड की टर्न्स N1 भी, लोड को N1 भी मिल रहा है और लोड साइड को N2 भी मिल रहा है। तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द लोड साइड आर ग्रेटर एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी साइड N1। सोर्स को सिर्फ N1 मिल रहा है, तो स्टेप अप हो रहा है। क्या हो रहा है, स्टेप अप हो रहा है। इसके बरक्स हो जाएगा तो स्टेप डाउन हो जाएगा। ये करंट I1 फ्लो कर रहा है, आगे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये I2 लोड में से गुजरेगा तो ये IL हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी पावर रेटिंग हमने देखनी है। ये डायग्राम वही डायग्राम है जो हमने यहां पर देखी है, ये देख लें, कोई फर्क नहीं है। इस डायग्राम को इस तरह बना दिया, नीचे फर्क नहीं है, नो चेंज। अच्छा, हमें पता है, अब हम आउटपुट रेशियो ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर लिखते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर का आउटपुट पावर लिखो। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है ऑटो ट्रांसफार्मर का एपरेंट पावर लिखो, तो एपरेंट पावर किधर डिलीवर होगी, लोड के क्रॉस, इधर लोड के क्रॉस डिलीवर होगी। अच्छा, लोड को वोल्टेज कौन कौन सी मिल रही है, इस वक्त दोनों वोल्टेज मिल रही है, V1 N1 की वजह से, V2 N2 की वजह से। सो V1 प्लस V2, ये दो तो वोल्टेजेस प्लस हो गई, और करंट कौन सा गुजरा है, I2। सो I2 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इंटू S ऑटो। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास है जी टर्न रेशियो V1 बाय V2 इज इक्वल टू N1 बाय N2, और V1 इज इक्वल टू V2 N1 बाय N2। ठीक हो गया। ये वैल्यू V1 की हम पुट करेंगे इधर इस इक्वेशन में, S ऑटो में। ये हमने S ऑटो में पुट की, डॉट I2। अब V2 कॉमन है, बाहर निकाल दो, V2 I2 बाहर निकल गया। आपके पास क्या बचा, N1 बाय N2 प्लस V2, N1 बाय N2 प्लस 1, एंड V2 बाहर निकल गया तो ये 1 हो जाएगा, डॉट V2 I2। अब V2 I2 इज, व्हाट इज V2 I2, व्हाट इज V2 I2, ठीक है जी, V2 I2 एंड व्हाट इज दिस रिलेशनशिप N1 बाय N2। N1 बाय N2 हमारे पास क्या बुला है भाई, N1 A1 प्लस 1, ये A हो गया टर्न रेशियो प्लस 1। ठीक हो गया जी, डॉट V2 I2। ये जो V2 I2 है बेसिकली ये आउटपुट है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का। ये देख लें, ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है हमारे पास, V2 इसके क्रॉस वोल्टेज है, I2 इसके क्रॉस करंट है। तो इसके क्रॉस जो अपरेंट पावर होगी वो क्या होगी आउटपुट में, V2 I2, VS IS, जिसे VS IS भी कहते हैं हम, V लो साइड एंड I लो साइड। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप कौन सी बन गई, S ऑटो इज इक्वल टू A प्लस 1 डॉट S2 वाइंडिंग। अब यहां पर ये जो रिलेशनशिप है इससे एक फिनोमेना एक्सट्रैक्ट होता है कि हमारे पास पावर रेटिंग ऑफ दी ऑटो ट्रांसफार्मर ज्यादा बड़ी है या 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। तो ये जो रिलेशनशिप है ये शो कर रही है कि द अपरेंट पावर ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर is equal to the apparent power of the 2 winding transformer multiplied by a factor A plus 1। तो A plus 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 वाइंडिंग से, तब जाके S ऑटो बनेगा। तो इसका मतलब है S ऑटो इज ग्रेटर देन S2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ठीक हो गया जी, ग्रेटर है। तो इसका मतलब है पावर रेटिंग के लिहाज से अगर सेम इस्तेमाल हो तो S ऑटो की जो पावर रेटिंग है वो ज्यादा हो जाएगी किससे, 2 वाइंडिंग से। लेकिन क्योंकि आइसोलेशन नहीं होती इस वजह से ये हाई पावर एप्लीकेशंस के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, दैट इज पॉइंट। और ये सिंपल एग्जांपल है 3.1 दैट इज इंक्लूडेड। ये आप देख लें, वही KVA 4.8 KVA ट्रांसफार्मर, 400 टर्न रेशियो ऑटो ट्रांसफार्मर। जब ऑटो ट्रांसफार्मर का लफ्ज इस्तेमाल करेगा ना, सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे, फिर उसकी इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेंगे, रिलेशनशिप्स लिख लेंगे। स्टेप डाउन है तो स्टेप डाउन की डायग्राम लिखेंगे विद 25% टैप, 25% 0.25 कंट्रोल हो रहा है किसके साथ, वोल्टेज के साथ, उसी के लिहाज आगे चेंज आएगी। 4.8 KVA ट्रांसफार्मर 0.85 पावर फैक्टर लगे होता है। इनपुट टू ट्रांसफार्मर इज ये वोल्टेज है इनपुट 60 हर्ट्ज, लेटिंग द स्मॉल लॉसेज एंड लीकेज इफेक्ट्स डिटरमिन द लोड करंट, इनकमिंग लाइन करंट। ठीक है जी, लोड करंट तो आउटपुट हो गया, इनकमिंग लाइन करंट तो वो सोर्स से हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड करंट ये आगे जो 25% की वजह से ट्रांसफॉर्म्ड होगा उसको पूछेगा। द अपरेंट पावर कंडक्टेड S एंड द अपरेंट पावर ट्रांसफॉर्म्ड। कंडक्टेड का मतलब है कि कितना कंज्यूम हुआ और ट्रांसफॉर्म्ड क्या हुआ ये देखना है।
ये कंडक्टेड हाई साइड प्राइमरी साइड पे, और आगे जो कंज्यूम्ड होगा जो आउटपुट में डिलीवर होगा अपरेंट पावर ट्रांसफॉर्म्ड वो हो जाएगा। 10 रेशियो निकाल दिया सेम, लेकिन चूंकि टैप है 25% टैप, तो टैप टर्न्स के साथ भी आएगा, टैप का यही इफेक्ट वोल्टेज में आएगा, टैप का यही इफेक्ट सब में आएगा। क्योंकि ए में टैप का आया हुआ है, अगर ए में टैप का कंसीडर ना करते तो यहाँ पे ये 0.25 इधर आ जाता, इसके साथ वो फिनोमेना ये सारा का सारा यहाँ पर आ जाता, ये एक ही जगह पे आ जाता, लेकिन ये पहले कर दिया तो जान छूट गई। 0.25 इंटू 400, क्योंकि 25% टैप है तो 4 आ जाएगा, ये डिवाइडेड बाई ए 600 आ जाएगा। लो साइड के निकाल लेंगे, वोल्टेज कितनी है हमारे पास जी, कितनी दी हुई है हमारे पास, दिस इज द एस 4800 डिवाइडेड बाय वोल्टेज कितनी दी हुई है इसने 600 ये लो साइड से निकाली है हमने, इज इक्वल टू 8 एम्पियर। आई हाई साइड प्राइमरी करंट इज इक्वल टू आई लो साइड सेकेंडरी करंट बाय ए, ये फार्मूला कॉमन है, 8/4 2 एम्पियर आ जाएगा। आगे ये हम डायग्राम बना लेंगे, स्टेप डाउन की मोड के अंदर काम कर रहा है तो ये हो जाएगा लोड। ठीक है जी, ये डायग्राम है आपके पास, इस डायग्राम को देखें और फिर ये क्वेश्चन, ये जो KCL का जो इक्वेशन है ये यहां से आएगी। ठीक हो गया, इसे सही एस कंडक्टेड होगा हाई साइड का, ये कंडक्शन यहां से होगी स्टार्ट होगा, और ट्रांसफॉर्म्ड यहां से इधर कितना गया है, ये इधर कितना गया है, ये होगा। एक क्वेश्चन आप कर लें, एग्जाम्पल 3.1। ठीक है, ये यहाँ पे इसके आखिर में एस ऑटो की आप ट्रांसफॉर्मेशन भी कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी जो जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं ये दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन योर कोर्स, बट ये कि पावर का ये हिस्सा है, दीज आर अ पार्ट ऑफ दी पावर इंजीनियरिंग। लेकिन चूंकि आपकी जो मशीन को इन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम करके अब एक बना दिया है, जिसकी वजह से पावर इंजीनियर्स को जो हमें पढ़ाते हैं वो हम क्या करते हैं, उसको एक ही सेमेस्टर में मशीन खत्म करते हैं। पहले सेपरेट हुआ करती थी, तो जब होती थी तो मैं पैरेलल ऑपरेशन भी मैं पढ़ाता था, लेकिन अब चूंकि नहीं है तो इसलिए हम नहीं पढ़ाते, वरना ये पैरेलल ऑपरेशन आर इंक्लूडेड इन पावर मशीन्स ऑफ दी स्टूडेंट्स। ठीक है जी, तो उसके साथ हम फिर एंड कर लेते हैं। आपके साथ सिर्फ रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर आप जो चैप्टर है कनेक्शंस आपको सारे पता हो, उनके बारे में उनकी सारी डायग्राम्स का आपको पता हो, और उसके साथ साथ आपको डायग्राम्स का पता हो, और एक जो ऑटो ट्रांसफार्मर की जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताई है, इसके साथ आपकी सारी चीज़ों का आपको अंदाज़ा हो। बस दैट्स इट, इतना आप तैयार कर लें। उसके लिए ये देख लें डेल्टा कनेक्शन, जिसको हमने उस दिन वीवी कनेक्शन पढ़ाया था, और ये डायग्राम भी हमने बताई थी। ये कनेक्शन आपको देख रहे हैं, ये कनेक्शन आप लैब में बनाते हैं, ये हमने कर चुके हैं। सारी की सारी वही चीज़ आ रही है आगे। ये डेल्टा को एक फेज फॉल्टी हो जाएगा, एक ओपन हो जाएगा, तो ओपन डेल्टा कहते हैं। अच्छा, तो ओपन डेल्टा का दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा था, वीवी कनेक्शन। ठीक है, 3 फेज ट्रांसफार्मर्स, ये भी हम कल देख चुके हैं इसको। ये आपका बस इस 3 फेज में आपका सिर्फ इतना ही टॉपिक इंक्लूडेड है। अदरवाइज अगर आप लोग 2 सेमेस्टर्स में इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ते तो हम आप लोगों को ये चैप्टर पूरा का पूरा जो है वो करा लेते, लेकिन चूंकि एक सेमेस्टर में मशीन्स है तो इस वजह से आप लोगों के यहाँ ये इंक्लूडेड है। तो ये क्वेश्चंस ऑटो ट्रांसफार्मर के जो हैं, जिस तरह ये लिख की है 324, इसी तरह 324 है, 334 है, तो ये आप काइंडली प्रिपेयर कर लीजिएगा।